यूज वेन डायग्राम टू शो दैट। ओके, वेन डायग्राम का यूज करके बताना है होमवर्क डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 31 फर्स्ट पार्ट, यूज वेन डायग्राम टू शो दैट। वेन डायग्राम का यूज करके शो करना है A dash intersection B intersection C। ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। इसको इस तरह से लिखा जाएगा A dash intersection B dash intersection C, क्योंकि ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा ना, वो ब्रैकेट B और C के बीच में लगेगा। ये और इसके बीच में भी हो सकता है, ये A है, ये B है और ये C है। देखो यहाँ लिखा हुआ है A का डैश। A का डैश का मतलब हो गया A के बाहर चले जाओ। A के बाहर मतलब ये पूरा A के बाहर है। तो ये शेडेड बना रहा हूं इस तरह से, A के बाहर। ये तो हो गया A डैश, दिस पार्ट इज A डैश। इस पार्ट का जो A का डैश है, मतलब ये वाला पूरा पार्ट A के बाहर दिख रहा है, उसका B और C का जो इंटरसेक्शन है, B और C का इंटरसेक्शन कौन सा होगा? B और C जहां कॉमन दिखा रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये B और C में कॉमन है। B और C में दोनों में दिख रहा है ना, ये जो बताया मैंने। और अभी मैंने लाइन ऐसी बनी थी, तो चेक्स जो बनी है ना, वो ये वाला पार्ट है, वो B इंटरसेक्शन C, B और C का इंटरसेक्शन। अब इस पार्ट का B और C का जो इंटरसेक्शन आया है, इसका A के साथ में, A डैश के साथ में क्या कॉमन है? B और C का ये जो पार्ट आया है ना यहाँ पर, वो A डैश के साथ में क्या कॉमन मिला है? A डैश के साथ में तो वो ये वाला पार्ट कॉमन मिलेगा। मतलब ये जो चेक्स बनी है इस टाइप की, दिस इज A डैश इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट। ऐसे वेन डायग्राम बनता है किसी भी प्रॉपर्टी को, अगर आपको वेन डायग्राम शो करके दिखाना। अब जैसे इसमें लिखा A डैश इंटरसेक्शन C डैश, ये लिख रहा हूं। A और C का डैश, A का डैश ये हो जाएगा, ये सब A का डैश है। वर्टिकल लाइन जो मेरे बनेगी ये सब A का डैश है। दिस इज A डैश। A के बाहर, ये एक ना, A के बाहर ये सब क्या है? A डैश। A डैश को ऐसे बताया हमने, ऐसी लाइन A डैश। और फिर क्या बताया उन्होंने? C का डैश। अब देखो C ये है, ये C है। C का डैश मतलब C के बाहर, C के बाहर को ऐसे बता देते हैं, ये C के बाहर, C के बाहर चल इसी के दिस पार्ट आउटसाइड द सी, मतलब सी डैश इसको बताया है हमने ऐसी लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने सी डैश से बताई है और ए डैश से मैंने वर्टिकल लाइंस को बताया है। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन लिख रहा है ना, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, तो दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो चेक्स तो बन गई है। दिस इज ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, 11 पार्ट कॉमन है, जहां चेक्स बन गई, तो इसको छोड़ दो आप। ऐसे वेन डायग्राम से प्रेजेंट करते हैं। ये आपका डाउट में था, अच्छा क्वेश्चन था, बता दें। चलिए आगे अपन आ जाते हैं। एक्सरसाइज का नाम है रिलेशंस की थ्योरी पढ़ ली थी, और रिलेशंस की थ्योरी के बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और रिलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं।
if A equal to 1 3 5 6 and B equal to 2 comma 4, find A cross B and B cross A. क्या मुझे A cross B बनाना चाहिए आपके लिए? बनाना चाहिए कि बनाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2, if A equal to AB, B equal to 2 3 5 6 7 and C equal to 5 6 7 8 9, A comma B, B equal to 2 3 5 6 7, C सेट दिया है 5 6 7 8 9। देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो थ्योरी पढ़ा सकते हैं, एग्जांपल में भी वैसे दे देता हूं मर्जी से बताकर। उन्होंने बोला फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? B इंटरसेक्शन C। B और C का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? तो B और C में कॉमन एलिमेंट्स है, तो पहले तो B इंटरसेक्शन C फाइंड करते हैं। जो कॉमन एलिमेंट्स है वो 5 6 7 6 5 7 5 6 7 एक ही बात है, कॉमन एलिमेंट्स लिखना है, ऑर्डर्स को इंपॉर्टेंस होता नहीं सेट्स में। ये बी इंटरसेक्शन सी, उसका ए के साथ में अब क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू a6 a5 a7 then b6 b5 b7। सर आपने A6 लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। A6 A5 A7 यहाँ पर। हाँ सर। हाँ ये सर ऊपर भी 3 5 लिखा है, ऊपर भी 3 5 3 2 आएगा ना सर? यस सर, A क्रॉस B में A क्रॉस B में 3 2 ये 1 2 1 4 1 5 3 2 ये 5 यस सर। बाकी सही है। हाँ बोला तो उसने यही था, मैंने गलत लिखा होगा। So this is A cross B intersection C. The ordered pair 2 7 4 8 6 4 8 5 9 are among the 9 elements of the set A cross B. Question number 3 ये बोलता है कि जो A cross B के जो एलिमेंट्स आते हैं उसमें से कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। एक तो दिया है 2,3, एक दिया है 4,8 और एक दिया है 5,9। अब हमको पता है कि इसके अंदर उन्होंने बोला 9 एलिमेंट्स हैं, तो उन्होंने 3 एलिमेंट्स तो इसमें दिए हुए हैं। डिटरमाइन द अदर 6 एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B। तो हमें ये पता है कि इसकी फर्स्ट पोजीशन जो होती है वो सेट 1 से मिलती है। इसका ये मतलब हुआ कि A सेट में क्या आएगा? 2 4 5 आएगा, और इसकी जो सेकंड पोजीशन है वो सेट B के एलिमेंट्स की होती है, तो ये 3 8 9 आएगा। अब अगर मेरे पास A में 2 4 5 है, B में 3 8 9 है, तो मैं सारे ऑर्डर पेयर बना सकता हूं। वो सारे ऑर्डर पेयर क्या होंगे? इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमें नहीं पता नहीं है। तो अब अपन इससे A क्रॉस B बना लेंगे। A क्रॉस B में आ जाएगा 2 3 2 8 2 9 4 3 4 8 4 9 5 3 5 8 and 5 9। क्या रिमेनिंग 6 एलिमेंट्स लिख दिए हमने, 3 एलिमेंट्स दिए थे, उनके ऑर्डर पे की फर्स्ट पोजीशन से सेट A बना लिया, सेकंड पोजीशन से सेट B बना लिया, फिर A क्रॉस B। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है बिल्कुल इसी टाइप का है, इस टाइप से बस नंबर ABCD दे दिए हैं, उसमें A B B C D C D F और ये दोनों LHS RHS बराबर लानी है। इसका मतलब क्या होगा इसे वेरीफाई करना। क्वेश्चन नंबर 5, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपका बात है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन रिलेशन विद एन एग्जांपल। थ्योरी में कर दिया, देखो
if A set A have M elements, set B have N elements, how many relations are possible from A to B? क्या ये बताया मैंने आपको? Yes, sir. क्या था फॉर्मूला? Sir, 2 raised to m into n. Yes, 2 raised to n into n. Number of relations equal to number of subsets equal to number of relations. Write the name of the elements of. ये क्या है? अजीब सा लग रहा है देखो आपको. ये जो नोटेशन है ना, ये पाई बनाया हुआ पाई. I start from 1 it goes up to 8. जैसे अपन सिग्मा का यूज करते हैं ना, सिग्मा का यूज किस लिए होता है? समेशन. इसलिए यूज करते हैं समेशन का, ऐसे यूज करते हैं ना अपन. This is used for plus. एडिंग प्लस 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 के लिए यूज होता है ना सिग्मा. मॉड और मीन में फाइंड करते समय लिखते हैं फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो. ऐसे ही पाई का यूज हम किसके लिए करते हैं? मल्टीप्लिकेशन के लिए. और वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके लिए. इसका मतलब है यहाँ लिखा हुआ है ai. ai का मतलब क्या हो जाएगा? i के लिए 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, और n तक लिखना. बीच में क्या लगाएंगे? बाई को डायरेक्ट मल्टीप्लाई, मतलब ये साइन a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3 क्रॉस a. अब उसने पूछा है क्वेश्चन में कि इसका जो एलिमेंट आता है उसका नाम क्या है? बताएगा कोई? Tuple. and tuple. n tuple. Name of the elements. Name of elements. Elements का name है. Determine the domain and range of the relation R. Question number 8. मैंने domain और रेंज ऑफ रिलेशन एक्सप्लेन कर दिया था उस दिन. परसों की जो थ्योरी थी हमारी, उस दिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं. सैटरडे की थ्योरी में हमने इस चीज पढ़ी थी. डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन R when R equal to, ये रिलेशन दे रखा है. तो इसमें समझ में आएगी आपको किस टाइप से क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन होता है रिलेशंस को बनाने के लिए. क्योंकि रिलेशन क्या होता है? A क्रॉस B का सबसेट होता है. तो A क्रॉस B का सबसेट हमने जो तैयार किया है वो कैसे तैयार किया है? इस रिलेशन से कि x और x का क्यूब, जबकि x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 1. x इज प्राइम लेस देन 10, लेस देन 1 नहीं, लेस देन 10. 10 से छोटे प्राइम नंबर यहां रखने हैं. देखो अगर आपने यहाँ पे नंबर प्राइम 2 रखा, 1 तो रखेंगे नहीं, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं. स्मॉलेस्ट नंबर इज 2 प्राइम. तो यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या आएगा आपके पास? 2 रखने के अंदर 8 आ जाएगा. 2 का क्यूब, वो एलिमेंट लेना है जो क्यूब बनते हैं. 3 का क्यूब 27. 4 लेंगे क्या? No, sir. 5 लेंगे. 5 125. 6 7 343. 343. बस 3 आएंगे. 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा. ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन 1 है. ये रिलेशन 1 का आया जो भी दिया था किसी A क्रॉस B का सबसेट. इसका डोमेन और रेंज लिखना है. डोमेन के लिए मैंने आपको क्या बताया था? डोमेन ऑफ द रिलेशन का मतलब होता है फर्स्ट कंपोनेंट लिखो 2 3 5 6. और रेंज का मतलब होता है सेकंड कंपोनेंट लिखो 8 27 125 3 रेंज. ठीक है, आगे समझ में. लेट a इक्वल टू 1 2 3 14 तक एक सेट दिया हुआ है. एक सेट है देखो 11 तक 14 तक इसमें एलिमेंट्स हैं. 14 एलिमेंट्स का जैसे थ्योरी पढ़ाते समय अगर आपको याद हो 1 2 3 दिया था, है ना. इसमें a दिया है 1 2 3 14 तक. डिफाइन द रिलेशन R फ्रॉम A to A. मतलब A क्रॉस A से A क्रॉस A बनाना पड़ेगा. इसमें A क्रॉस B नहीं बनेगा, इसमें A क्रॉस A बनेगा. A क्रॉस A बनेगा तो A क्रॉस A कैसे बनाएंगे हम?
1 1 1 2, लास्ट में एलिमेंट आएगा 14 14। कितने एलिमेंट्स आएंगे तो बताएगा इसमें? 196. यस 196, बिल्कुल सही दर्शिका। यहाँ 14 एलिमेंट्स है तो 14 into 14 196 एलिमेंट्स आएंगे। ऐसा मत बोलो सर आप लिख के बताओ, यहाँ पर फालतू का काम नहीं करेंगे हम ना, हम दिमाग वाले काम करते हैं यहाँ पर, हम माली वाले काम नहीं करते। समझ में आना चाहिए बस, इतने 144 एलिमेंट्स बनेंगे सर। ठीक है, ये 144 एलिमेंट्स ए क्रॉस ए बनाए। अब इसमें से कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स एलिमेंट्स लेने जिसमें कंपोनेंट्स के बीच में ऑर्डर पेयर के कंपोनेंट्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप दी होती है क्वेश्चन में, देखो दे रखी है आगे। वो रिश्तेदारी कैसी दे रखी है कि मुझे वो आर ला के दे दो, नहीं वो ऑर्डर पेयर ला के दे दो, इसमें से ए क्रॉस ए में से वो उठा लो जो इस रिश्ते को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब ये जो x है इसका 3 टाइम्स में से y को माइनस कर दो तो 0 आना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, y का 3 टाइम्स ये होना चाहिए, y x का 3 टाइम्स होगा, y 3x हो गया ना, जैसे देखो आप ध्यान से, जैसे अगर ये 1 है तो ये 3 होता है x के अंदर। यहाँ पर अगर अपन क्या लिखेंगे 1 तो y कितना आ जाएगा 3, ऐसे 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 5 रखेंगे तो कितना आएगा 15। और वो नहीं ले पाऊंगा मैं, क्यों नहीं ले पाऊंगा? क्योंकि 14 है ही हमारे पास, लास्ट एलिमेंट 14 है। where x and y belongs to a, लिख रखा है, देखो x और y कहां से लेना है आपको, इसमें से तो लेना है, x और y तो इसमें से ये एलिमेंट से 1 से 14 के बीच में होंगे। चलो इसको ध्यान में रखकर अगर अपन r बनाते हैं, r इक्वल टू पहला एलिमेंट क्या आएगा 1 रखेंगे तो x की जगह 1, x की जगह 1 रखा हमने, y3 आ जाएगा 1 3, x1 y3, x2 6 3 9 4 12, 550 नहीं आएगा क्योंकि 550 तो है ही नहीं ना, एलिमेंट का क्रॉस एलिमेंट 1 इसका है। उसमें क्वेश्चन में पूछा है डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग एन एरो डायग्राम, इस रिलेशन को एरो डायग्राम से एक्सप्लेन करो। एरो डायग्राम ये होता है, ऐसे इधर लिखेंगे 1 2 3 4, इधर 3 6 9 12, 1 का इसका 3 से 2 का 6 से 3 का 9 से 4 का 12, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। वेन डायग्राम में बताना। राइट द डोमेन, दो बार लिखते हैं डोमेन, एंड राइट द डोमेन इन रेंज। डोमेन क्या आएगा इसका, डोमेन ऑफ रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, और रेंज क्या आएगा सेकंड एलिमेंट 3 6 9 12। But out let R be the relation of the set Z, 13 question, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, इधर से होते हैं। और देखो आप डेश 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 लगा रखा तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे, इनफाइनाइट। हम बना के बताएं, इनफाइनाइट तो बनाऊंगा नहीं, लेकिन एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, 0 1 0 माइनस 1 है ना, फिर 0 2 0 माइनस 2 1 1 1 माइनस 1 2 माइनस 2 एंड सो ऑन। पता नहीं कितने सारे इनफाइनाइट बनेंगे बुक में, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स। इसमें से उन्होंने बोला ऐसे एलिमेंट्स लेना है कि R ये रिलेशनशिप डिफाइन करता है कि xy belongs to R implies x minus 1 is divisible by n। ये इसका क्लास 12 में आया है 2020 के एग्जाम, मतलब 19 मार्च को एग्जाम थी, मैथ्स का पेपर था बोर्ड का 12th क्लास, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया। बस उन्होंने क्या किया 12th में, x माइनस इज डिविजिबल बाय n की जगह 5 लिख दिया, बस n की जगह क्या लिख दिया था 5। ये क्वेश्चन सेम आया। तो सर 12th में भी यही पढ़ना है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ जितनी भी चीजें आप 11th में पढ़ रहे हो इसके आगे इसका थोड़ा एडवांस फॉर्म आपको 12th में पढ़ना है। और इसके लिए बोला जाता है कि 11th क्लास को जो स्टूडेंट लोकल मानते हैं ना, वो 12th के बाद लोकल ही रहते हैं, बाहर पढ़ने नहीं जाते, क्योंकि परसेंटेज ऐसे बनते हैं लोकल वाले, फिर कुछ नहीं है, अपनी मंडी है और अपना घर है और अपना नीमच है, ठीक है। और अभी तो लॉकडाउन है तो और अच्छा घर भी है। तो
जिनको हायर स्टडीज के लिए पढ़ना होता है ना, उनको 12 परसेंटेज अच्छे बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस लेते ही नहीं है, वहां पे भले कितनी अखबारबाजी कितना न्यूज़पेपर में कर लो, वहां कोई एडमिशन नहीं होते हैं, चुपचाप आ जाते हैं वहां से कि भाई आपके परसेंटेज इतने नहीं, चलो जाओ। तो 11th क्लास को जो लोकल मान के पढ़ाई करते हैं ना, अरे मस्ती मारने के लिए, तो 12th में ऐसी दिक्कत आती है क्योंकि 12th में समझ में नहीं आते हैं चैप्टर्स के रूल, पूरा बेसिक 11th में है और उसी का एडवांस 12th क्लास में, जो आपको 11th में जो बेसिक है उसका 12th में पढ़ना है। तो सेम क्वेश्चन 12th का है, बस n की जगह क्या लिख दिया था, वो 5, थोड़ा सा चेंजेस के साथ में टाइप्स को 12th में पढ़ेंगे। बताऊंगा मैं आपको, याद दिला देता हूं हर साल कि देखो क्वेश्चन करा है, और आप मानेंगे नहीं, ये मैंने 14 मार्च को यहाँ पे क्लास में कराया था, 14 मार्च को न्यू बैच जो भी 12th की बैच उसको पढ़ाया था, वो बोला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है 19 तारीख के पेपर में आ जाए और ये आ भी गया। तो ये एक्सपीरियंस भी बोलता है टीचर का पुराना, उससे समझ में आती है चीजें। तो अगर x और y ऐसे नंबर लेना है जिनका डिफरेंस किससे कटता है, n से, आप n समझने के लिए मान लो 5 है, अपन समझने के लिए 5 ही बोलते हैं और वो 5 ही आया, कि ऐसे नंबर इसमें से ले हो आप जिनका डिफरेंस 5 से कट जाता है, तो 0 1 लोगे क्या, कोई बताएगा क्या? No, sir. 0 6 क्या, 0 5 लेंगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0 5 का डिफरेंस 5 से कट जाता है। 1 6 लेंगे क्या? हाँ सर 5 से कटता है। 1 11 लेंगे क्या? हाँ ले लेंगे सर 1 11। 2 7 लेंगे, यस 2 7 ले लेंगे। 7 2, हाँ 7 2 भी ले लेंगे। देन 3 8, यस 3 8 भी आ जाएगा। No, sir. क्यों? सर 3 8 आएगा तो yes सर आ जाएगा। हाँ हाँ 3 8 आ जाएगा, ठीक है 3 8 आ जाएगा, 3 18 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, 18 3 आ जाएगा, यस आ जाएगा। सबका 5 से डिफरेंस जो भी आ रहा है 5 से घटना चाहिए बस। ऐसे ऐसे आउटर पेयर इसमें से उठा लो, जिसमें नहीं बोला था भोपाल इज द कैपिटल ऑफ एमपी, भोपाल इज नॉट ए कैपिटल ऑफ राजस्थान, उसको नहीं किया था क्योंकि इसका कैपिटल रिलेशन था। इसमें रिलेशन क्या दिया है कि इनका ऑर्डर पेयर में जो नंबर है कंपोनेंट्स, इनका डिफरेंस कैसा होना चाहिए, 5 से घटना चाहिए। समझाने के लिए 5 बोल रहा हूं मैं ना, क्योंकि एक तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर कोई सा भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4, 0 को छोड़ दो, 1 में नहीं चलेगा, 2 3 4 5। तो यहां पर हमें ये बताना है, देखो कंडीशंस दे रखी उन्होंने, प्रूव दैट किसी चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, x minus is divisible by n, x r by, to prove first part x r x, और जो लिखा है इसमें उसी ऑर्डर पे लिखता हूं, x x belongs to r for every x belongs to z। एक्चुअली इसका नाम होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बस ये नाम यहाँ पर 11th क्लास में दिया नहीं, तो मैंने आपको लिखा दिया। 12th क्लास में पर एग्जाम में आया था, प्रूव दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, मतलब स्टूडेंट को अपनी मर्जी से लिखना था, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है, 12th में ऐसे पूछा है। क्या बोला यहाँ, तो ये बोल दिया कि ये बताओ, ये प्रूव करो। वहां 12th में तो एग्जाम में क्या लिखा था कि ये प्रूव करो कि रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है जो 12th में पढ़ेंगे। अभी नाम को अगर टेंशन आ रही है छोड़ो, आप तो इसको देखो, x x belongs to r for every x belongs to z, मतलब ये हुआ इसमें से कोई सा एलिमेंट से 0 लिया तो 0 0 आएगा क्या जिसके अंदर अपने पास r नहीं। अगर मैं r बनाता हूं, यहाँ पे r बनाता हूं, अभी कुछ एलिमेंट दिए थे ना आपको, 0 0 आएगा, इसमें 1 1 आएगा, -1 1 आएगा, 2 2 भी आएगा, 7 7 भी आएगा, -6 6 भी आएगा, 1 3 1 6 भी आएगा, 6 1 भी आएगा, 2 2 7 भी आएगा। ऐसे नहीं लिखा था कि एलिमेंट्स ये सब आ रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या 0 0 आएगा, क्या 1 1 आएगा, क्या -1 -1 आएगा, क्या 2 2 आएगा, क्या -2 -2 आएगा, इसे कब तक चेक करेंगे इसमें अपन। तो वो यही पूछ रहा है कि एक से इसके अंदर आएगा प्रूव करो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x x belongs to r implies, क्या लिखेंगे, x minus h is divisible by n by 1, यहां से लिखूंगा ना,
x y होता तो क्या लिखते हैं x माइनस y, x x तो क्या लिखूंगा x माइनस x, ये कितना आएगा 0 is divisible by n, this is true 0 n की टेबल में आता है n एक इंटीजर है ना इसलिए, ठीक है n एक पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए आएगा उसकी टेबल में, therefore x x belongs to R और every x belongs to Z, ट्रू होता है। देखो ऐसे तो समझ में आना है, तो -1 इसमें है, -2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, ये तो बहुत समझ में आ रही बात कि उनका डिफरेंस आएगा वो 5 से कट जाएगा क्योंकि 0 आएगा, लेकिन प्रूव कैसे करते हैं ये तरीका होता है इसको प्रूव करने का, क्योंकि नंबर लेके कितने प्रूव करोगे, खत्म ही नहीं होंगे, इनफाइनाइट है ना, देखो ये कितने सारे नंबर